डिडक्शंस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है टैक्स का उसको समझते हैं और उसके बेसिस पर हम लोग डिडक्शंस की बात करते हैं। हमारे इंडियन टैक्स रूल के हिसाब से एक आदमी जो भी इनकम अर्न कर सकता है, उस इनकम को अर्न करने के लिए उसके जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो 5 हेड में ही आती, छठा कोई हेड नहीं। इसमें सबसे पहला हेड है सैलरीज, आप जॉब करके पैसा कमाते हो। दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम या डीम्ड रेंटल इनकम। तीसरा है पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप अगर किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में हो। चौथा है कैपिटल गेन्स, जहां पर आप प्रॉपर्टी बेचकर पैसा कमाते हो। इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया, एलटीसीजी और एसटीसी। एसटीसीजी का भी दो हिस्सा है, एसटीसीजी विथ एसटीटी, विदाउट एसटीटी। तो विथ एसटीटी का मतलब हो गया, विथ एसटीटी का मतलब हो गया कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एसटीटी लग रहा है, और विदाउट एसटीटी का मतलब हो गया एसटीटी नहीं लग। एसटीटी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब शेयर मार्केट में अगर आज हम कोई शेयर खरीद के बेचते हैं तो उसमें परचेज और सेल दोनों में मुझे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। अगर शेयर मार्केट में शेयर खरीद के बेच के अगर मुझे कोई प्रॉफिट होती है तो वो एसटीसीजी कहलाएगी और एसटीटी के साथ कहलाएगी। और अगर मान लो मैं कोई जमीन, मकान, ज्वेलरी ये सब अगर मैं खरीद कर शॉर्ट टर्म में बेचता हूँ तो उससे जो गेन आएगा वो मेरा एसटीसीजी विदाउट एसटीटी हो। तो इन्होंने शेयर मार्केट से आने वाला और अदर्स एक तरफ कर, शेयर मार्केट से जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा वो विथ एसटीटी माना जाएगा, और शेयर मार्केट के अलावा कहीं किसी सोर्स से अगर एसटीसी आता है तो विदाउट एसटीसी माना। अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक हुआ कैजुअल इनकम, दूसरा अदर देन कैजुअल। जहां पे कैजुअल इनकम जो होती है वो इनकम होती है जो चांस पे डिपेंड करती है। चांस पे बोले तो लॉटरी टाइप, लॉटरी, गेम शोज, पजल्स, कौन बनेगा करोड़पति टाइप जितना भी इनकम है वो सब कैजुअल इनकम में आता है। इसको कैजुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा इनकम है जो होगा या नहीं होगा वो चांस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपकी जितनी भी इनकम आती है वो इन 5 हेड में क्लब हो जाती है। पांचों हेड का टोटल जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा रख के कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो आपकी जो भी इनकम आई वो इसको इस लिस्ट में सजा लेते हैं हम लोग। सजा लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल आता है उस टोटल को हम बोल देते हैं ग्रॉस टोटल। ये ग्रॉस टोटल इनकम वो अमाउंट है जो कि आपकी एक्चुअल अर्निंग है जिन पर टैक्स एप्लीकेबल। आपकी किसी इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल होना और आपकी किसी इनकम पे टैक्स लग जाना, ये दो अलग अलग बात। दैट मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहां पे आपको बोला जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर व्हीकल में ट्रेवल करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये बताता है कि उस व्हीकल पे फेयर एप्लीकेबल। बट एक बाउल है, उस बाउल में एक टोकन है, उस टोकन में पर्टिकुलर नाम का स्लिप आ गया तो आपको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तो वहां पर एक्चुअली भाड़ा आपको नहीं देना पड़ा अगर वो स्लिप में आपका नाम आ गया। दैट मीन्स लॉटरी टाइप हुआ। लॉटरी टाइप में अगर आपको लग गया कि हाँ ये पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन आप सेटिस्फाई करें, या आपको एक डॉट दे दिया कि आप डॉट से अगर मान लीजिए वहां पे बोर्ड में रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन है और आपने वो डॉट फेंका, अगर रेड पे जाएगा तो आपको भाड़ा नहीं देना, तो वहां पर एक्चुअली भाड़ा चार्ज नहीं हुआ लेकिन भाड़ा एप्लीकेबल तो था। तो ग्रॉस टोटल इनकम वो इनकम है जिस पर टैक्स एप्लीकेबल, यू आर सपोज टू पे टैक्स ऑन दीज इनकम। लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर दो तो फिर आपको इस पूरी इनकम में जिस पर टैक्स एप्लीकेबल है उसमें से कुछ पार्ट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो जिस जिस पार्ट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा
वो पार्ट डिडक्शन कहलाता है। दैट मीन्स मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बंदे की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 16 लाख रुपए है, 16 लाख। इस 16 लाख में से कैजुअल इनकम 5 लाख है, एसटीसीजी विद एसटीपी 60,000 है और एलटीसीजी जो है वो 2 लाख, और बाकी की जो इनकम है वो अदर्स है, जितने बच गई सब उसको मिलाकर। हमारा इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि आपकी जो टोटल 16 लाख की ग्रॉस टोटल इनकम है आप उसको ऐसे 4 हिस्सों में बांट, मतलब 4 हिस्सों में क्यों बांट लें? कैजुअल इनकम, एलटीसीजी एंड एसटीसीजी विद एसटीपी, ये 3 इनकम जो है ये ऐसी इनकम है जिस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, आपको कोई छूट, कोई डिडक्शन, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। मान लो सपोज करो इस बंदे की ये 3 ही इनकम होती, सिर्फ ये 3 इनकम और कोई इनकम होती ही नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस सेगमेंट मान लो 5,60,000 और 2 लाख, ये 7,60,000 है ना, 7,60,000। मान लो ये 7,60,000 की सिर्फ इसकी इनकम होती और कोई इनकम होती ही नहीं, तो ये बंदा किसी भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं रहे। दैट मीन्स आपकी सैलरी इनकम पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, पीजीबीपी पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, एसटीसीजी पे कर सकते हो और अदर्स पे कर सकते हो। सर क्लास कितने बजे स्टार्ट की है सर? क्या बोल रहे हैं ऋषि? अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, खाली इतना ही पढ़े, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, वापस से समझा रहा हूँ। एलटीसीजी अगर आपके पास है उसमें से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते, एसटीटी वाले एसटीसीजी से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते और कैजुअल इनकम से आपको डिडक्शंस नहीं। इसके अलावा बाकी की जितनी भी इनकम आपके पास हो सकती है उन सभी से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते। अभी तक जो बताया ऋषि वो सुन ले। एक आदमी की इनकम 5% में टैक्सेबल हो सकती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सीजी एंड अदर सोर्सेज। हाँ सर। सीजी में से ब्रेकअप अगर देखोगे तो एलटीसीजी है, एसटीसीजी है और एसटीसीजी विद एसटीपी है। हाँ सर। अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम एक तरफ है, बाकी सब बची हुई इनकम एक तरफ है। हाँ सर। और इन सबके टोटल को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। ओके सर। ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद हमें डिडक्शंस पढ़ना होता है। जिस डिडक्शंस में लॉ लिखा हुआ है कि आपको जो भी डिडक्शंस मिलेगा वो कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करोगे तो मिलेगा, लेकिन टोटल इनकम में से नहीं मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम में से नहीं मिलेगा। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जो भी होगी, मैंने एक इमेजिनरी नंबर लिया है 16 लाख सपोज, तो उसमें से कैजुअल, एलटीसीजी और एसटीटी वाला एसटीसीजी, इन 3 को हटा दो, जो बच जाएंगी उस पे से ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और आपका टोटल डिडक्शन इस बैलेंस इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। जितने की इनकम नहीं होगी उससे ज्यादा का माफ कैसे लोगे? आई सेड कैजुअल, एलटीसीजी और एसटीटी वाला एसटीसी, इन 3 में से आप कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इन 3 के अलावा बची हुई जो भी इनकम होगी आपकी, आप उसमें से ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और टोटल डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो इस बैलेंस इनकम से ज्यादा का नहीं मिल सकता। तो मान लो मैंने इतने सारे सेक्शंस हैं, इन सब में कितना कितना डिडक्शन मिलेगा उसका कैलकुलेशन किया, मान लो 9 लाख आ गया, तो 9 लाख में से हम डिडक्शन 840 का ही ले पाएंगे। इधर में इनकम है लेकिन इसमें से डिडक्शंस अलाउड नहीं। सर मतलब कैजुअल, एलटीसीजी और एसटीसीजी विद एसटीटी इसमें अलाउड ही नहीं है एकदम, इसमें कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं। ठीक है। और सर और टोटल अलाउ 8,40,000 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। टोटल 8,40,000 जितनी इनकम है उससे ज्यादा नहीं। अगर मान लो यहाँ 5 लाख होता तो 5 ही लाख का मैक्सिमम लिमिट होता, यहाँ 2 लाख होता तो 2 ही लाख का मैक्सिमम लिमिट होता। बैलेंस इनकम जितनी होगी उससे ज्यादा का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है।
डिडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे मुझे अपने स्टूडेंट्स को सेक्शंस लर्न करवाने पड़ते हैं, तो सेक्शंस आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये सेक्शंस हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहला सेक्शन है 80C। इसमें आप कॉमन बात देखोगे कि सारे ही सेक्शन 80 है, तो हम लोग उसको सीरीज ऑफ 80s बोलते हैं। ये जो सेक्शंस की जो लिस्ट है वो एक चैप्टर में दी गई है, उस चैप्टर का नाम है 6A। चैप्टर 6A जो है वो 6 भी रोमन 6 है, VN1। चैप्टर रोमन 6A, ए कौन सा? ब्लॉक वाला, कैपिटल वाला, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है 80C। इसका मैंने नाम रखा है चतुर। चतुर कौन था पता है क्या? हाँ, नहीं बेटा, चतुर 3 इडियट में था, रट्टू तोता। दैट मीन्स 80C एक ऐसा सेक्शन है जिसमें एक लंबी लिस्ट है जो आपको लगभग लर्न करनी है। करीबन करीबन 12 से 13 आइटम्स हैं जिसको आपको लर्न बाद में चाहिए। 12 से 13 आइटम्स हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। सीक्वेंस का चाप नहीं है, आपको मैं ऐसे 12-13 नाम लिखा के दूंगा जिनको आपको लर्न करना है, जिससे आपको समझना पड़ेगा कि इन में से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो जितना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा उतना अमाउंट जो है आपका एज रिडक्शन अलाउ। देयर इज अ रेंज ऑल्सो, 2 लाख रुपए का रेंज है, 2 लाख की लिमिट है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तीसरा है 80CCC। इसका मैंने सिंबल बनाया छोड़ो 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 जॉब छोड़ो। मतलब अगर आप जॉब छोड़ेंगे या जॉब से रिटायरमेंट लेंगे तो ही ना आपको पेंशन मिलेगी, जॉब में रहते हुए तो पेंशन नहीं मिल सकती। ये सेक्शन पेंशन स्कीम से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी पेंशन स्कीम में पैसा डिपॉजिट करते हो तो जितना पैसा डिपॉजिट करोगे उतने के बराबर का अमाउंट आप एज डिडक्शन अपनी इनकम में से लेस कर सकते। क्या बोला मैंने? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई पेंशन स्कीम अगर है उसमें अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हो तो जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे उतने के बराबर की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। डिटेलिंग्स है थोड़ी थोड़ी, वो डिटेलिंग्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ तुमको सेक्शन का लर्न कैसे करना है वो सिखा। 80CCD जो है इसके लिए मेरे पास कोई अभी ऐसा कोई स्लोगन जैसा कुछ है नहीं, बट इन एनी केस इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी तुमको यही मिलेगा कि गवर्नमेंट की जितनी भी पेंशन स्कीम्स हैं, 80CCC में इंश्योरेंस कंपनी की पेंशन स्कीम था और यहाँ पर गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जितनी भी है अगर आप उसमें पैसा जमा करते हो तो जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो उसके बारे में यहाँ पे। तो CCC और CCD भाई भाई हैं, जुड़वा जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि एक में पेंशन स्कीम इंश्योरेंस कंपनी की है, दूसरे में पेंशन स्कीम गवर्नमेंट। डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर। तो डॉक्टर का बिल कौन कवर करता है? अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू आती है, आपको डॉक्टर दिखाना पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, इस खर्च के बोझ से आप कैसे बच सकते हैं? बाय मेकिंग मेडिकल इंश्योरेंस। तो डॉक्टर का बिल जो कवर करता है वो मेडिकल इंश्योरेंस है, और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेंगे तो उस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम आप भरते हो, जितना प्रीमियम भरते हो उतने अमाउंट की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। 80DD स्टैंड्स फॉर दिल दिया हैंडीकैप हुआ। DD दिल दिया एंड यू जस्ट बिकम हैंडीकैप, ठीक है। इसमें इस सेक्शन में लिखा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेटिव को मेंटेन करते हो जिस रिलेटिव का हैंडीकैपनेस है, वो हैंडीकैप है, एंड दैट पर्सन हु इज हैंडीकैप इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू, तो फिर उस केस में आप अपनी जितनी भी इनकम कमाते हो उस इनकम में से एक सर्टेन अमाउंट पर आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं। वो अमाउंट की रेंज 1,75,000 अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग है, वो क्या है हम लोग इधर पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? सिर्फ एक, that you are maintaining someone who is प्यार में पागल, that is दिल दिया हैंडीकैप, ठीक है। पागल है,
मेंटली रिटार्डेड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हाथ पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान से नहीं सुन सकता, या फिर और कोई लेवल का हैंडीकैपनेस, उसको अगर आप मेंटेन करते हो, वो पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो आप अपनी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट पे टैक्स नहीं दोगे, गवर्नमेंट बोलती जाओ माफ किया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हो, तो हम इधर टैक्स का बर्डन कम कर देते हैं। नेक्स्ट है 80 DDB। DDB इज डरावनी डरावनी बीमारी, एक ऐसी बीमारी जिसको सुनकर लगे कि हाय बाप ये बीमारी हो गया, ऐसी हर बीमारी को हम डरावनी डरावनी बीमारी बोलते हैं। इसमें जैसे कॉमन है, कैंसर है, प्लेग है, एड्स है, ये सब वो बीमारियां हैं जिनको सुनने के बाद लगता है कि हाय बाप क्या होगा। और ऐसी बीमारी से कोई आपका रिलेटिव अगर अफेक्टेड है और आप उसको उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर आप उठाते हो या उसका मेंटेनेंस आप देखते हो, तो आपको अपनी इनकम पे सर्टेन अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। ठीक है। 80 सर स्टैंड्स फॉर, हाँ बोल। नहीं एक तरह से मतलब क्योंकि क्या बोला, समझ नहीं आया मेरा। सर सर 80 DD और 80 DD भी दोनों सेम ही है। कैसे? हैंडीकैप्ड और है ना कैंसर से सर अफेक्टेड आदमी दोनों सेम मानेगा तू? सर लेकिन बोझ तो हम ही उठा रहे हैं ना, मतलब रिलेटिव का। अरे तो भाई, दोनों में कंडीशंस अलग है ना। एक 80 DDB वाले केस में आपका रिलेटिव हैंडीकैप्ड है, उसके आंख नहीं है, सुनता नहीं है, बोल नहीं सकता, गूंगा है, हाथ पैर नहीं है, तो उसको हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते हैं। या मेंटली रिटार्डेड है तो उसको हम लोग हैंडीकैप्ड बोलते ठीक है सर, समझ गया। हैं। और DDB के अंदर में कैंसर है, प्लेग है, थैलीसीमिया है, इस तरह की जो बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत कॉस्टली है अपने इंडिया में खासकर, ऐसी ऐसी बीमारियों से अगर कोई इफेक्टेड है, लिस्ट दे रखा है बीमारियों के नाम, पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से लिस्ट है, ठीक है ना। ठीक है सर। 80 इज एजुकेशन लोन। अगर आप हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लेते हो और उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हो, जितना इंटरेस्ट पे करते हो 8 साल तक अलाउ। फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यू स्टार्ट रीपेइंग लोन, उस साल से लेकर लगातार 8 साल तक जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया उतने की इनकम पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, माफ। पर मान लो सपोज करो ग्रेजुएशन खत्म होता है, यू गो फॉर MBA। MBA के लिए आपने 10 लाख का लोन लिया, आपने बैंक से एग्रीमेंट कर लिया कि 2 साल मेरा MBA का पढ़ाई का है, 6 महीना मेरे को जॉब मिलने में लगेगा, 2.5 साल के बाद से हम EMI पे करना चालू करते हैं। तो 2.5 साल के बाद जिस साल आप पहला EMI पे करोगे, उस साल से कंटिन्यूअस 8 इयर्स तक आप जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे, हर साल आपकी इनकम में से इंटरेस्ट का अमाउंट हटाकर बाकी की इनकम पे आपको टैक्स देना। 80G स्टैंड्स फॉर गौदान। मुंशी प्रेमचंद आदमी का नाम सुना है आप लोगों ने? मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल थी गौदान। यहाँ गौदान से मैंने दान खाली उठा। अगर आप दान करते हो, दैट मींस चैरिटी करते हो, 80G के सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अंदर एक लिस्ट दे रखी है इन्होंने कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन को आप चैरिटी के तौर पर पैसा दान करो, सामान में, काइंड्स में नहीं, मनी, अगर आप दान देते हो तो जितना अमाउंट आप दान में दोगे उसका सर्टेन पोर्शन तक आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं। हाँ, जो रेलेवेंट है वही वही मैं लिखा, जो रेलेवेंट नहीं बुक में बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं पढ़ते। 80GG 80GG घर घर। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हो और आप रेंट पे करते हो, तो जितना रेंट आप पे करते हो उसका सर्टेन पार्ट आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दैट मींस हर वो आदमी जो रेंटेड हाउस में रह रहा है उसके लिए 80GG भी एक रेलेवेंट सेक्शन है। 80GG भी इसमें गवर्नमेंट की बेईमानी, गवर्नमेंट की बेईमानी मतलब अगर कोई बंदा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है, तो जितना डोनेशन उस पॉलिटिकल पार्टी को देगा उतने के ऊपर में सर्टेन परसेंटेज तक, सर्टेन अमाउंट तक डिडक्शन। एंड नाउ दिस बिकम्स रिडिकुलस। एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेट करता है पैसा, हाउ कम दैट इज टैक्स डिडक्टेबल? मतलब अगर आज मेरा मन करता है कि हम 100 करोड़ कमाते हैं, हम 5 करोड़ हम बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को दे देते हैं दान के तौर पर, डोनेशन के तौर पे, तो उसको मुझे टैक्स में डिडक्शन मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? आई डोंट अंडरस्टैंड।
एंड पॉलिटिकल पार्टी के लेवल का कोई डेफिनेशन नहीं। एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी है जिससे हम डायरेक्ट फेवर ले सकते हैं पैसा डोनेट करके, वो लोग का भी यहाँ पर डिडक्शन का बात। तो मेरे हिसाब से तो जीजीबी जो है वो गवर्नमेंट की बेईमानी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को एडवांटेज पहुंचाने के लिए किया गया है। ठीक है, जीजीसी अगेन गवर्नमेंट की चोरी है। इसमें क्या है, जीजीबी और जीजीसी दो में से एक में, प्रोबेबली बी में, अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे तो, और एटीजीजीसी में अगर कंपनी के अलावा कोई इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या एचयूएफ किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे तो, ये दो अलग अलग सेक्शन इन्होंने बनाए। ठीक है, सिर्फ कंपनी। और ATU stands for unable if the assessee himself is handicapped। तो आज मान लो हम एज ए टीचर यहाँ पढ़ा, मेरे दोनों पैर नहीं, तो आई ट्रैवल ऑन व्हील चेयर एंड देन सिटिंग ऑन द चेयर आई कैन टीच। हम हैंडीकैप होकर भी अर्निंग के लायक है, कमा सकते हैं। आई नो अ पर्सन जिसका पिछले 35 साल से दोनों पैर नहीं है, बट दैट पर्सन इज रनिंग हिज फैमिली लाइक एनीथिंग। पूरा का पूरा फैमिली उन्हीं के ऊपर चल रहा है। शेयर मार्केट में काम करते हैं, अपना घर पे बैठे बैठे लैपटॉप लेके अच्छा पैसा कमा। तो फिर उसका क्या है, तो वो अनेबल है लेकिन फिर भी अर्न करते। तो अगर आपका कोई रिलेटिव आप पर डिपेंडेंट है तो वो 80DDB में फॉल करेगा उसका डिडक्शन। लेकिन अगर एचएससी खुद ही एक हैंडीकैप्ड है तो फिर उस केस में उसको 80U में डिडक्शन। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर क्या दोनों में एक साथ मिल सकता है क्या? यस सर, दोनों में एक साथ मिल सकता है। मैं भी हैंडीकैप, मेरे पर जो डिपेंडेंट रिलेटिव है वो भी हैंडीकैप, बट वो कमा नहीं सकता, मैं कमा सकता हूँ। तो मैं अपने हैंडीकैप्ड होने के कारण खुद के लिए 80U में डिडक्शन लूंगा, और वो जो रिलेटिव जो मेरे पे डिपेंडेंट है उसका हैंडीकैप होने के कारण 80DDB में डिडक्शन लूंगा। मुझे दोनों सेक्शन में एट द सेम टाइम डिडक्शन मिल सकता है। ठीक है, 80TTA इज थोड़ी थोड़ी सी आमदनी। थोड़ी थोड़ी सी आमदनी का क्या मतलब हुआ, लोग अपना जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से खर्चे पे करने के बाद जो सेविंग्स होती है उस सेविंग्स को फिक्स डिपॉजिट में या फिर सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा रखते हैं। तो जो इंटरेस्ट आपको अर्न होता है सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट से 3.5-4% के आसपास एनुअल रेट है ना, तो वो सेविंग्स डिपॉजिट पे जो आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इंटरेस्ट आपकी थोड़ी थोड़ी सी आमदनी है। उसमें 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके ऊपर की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता। अंडरस्टूड? ये सारे वो सेक्शंस हैं जो हम लोग को पढ़ना। अब तुम लोग को सेक्शंस मेरे उम्मीद से 50% से ज्यादा सेक्शंस तो ऐसे ही याद होते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस डॉक्टर का बिल कवर करने के लिए होता है, 80D है। कोई अगर हैंडीकैप्ड है तो 80DDB है ना। बाकी हम लोग जब इसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते इसके सेक्शंस आपको और भी आसानी से, कल तक आपको सेक्शंस याद रहेंगे। चतुर लिस्ट लंबी है, याद करना है। रटूर होता था ना 3 इडियट्स में, चतुर रटने में एक्सपर्ट था ना चतुर, उसी के लिए रेफरेंस दिया। सर एक बार ऊपर कीजिए नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। ये सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। हार्ड तो नहीं लगना चाहिए मेरे उम्मीद से, जिस हिसाब से इसको बनाया गया है हो जाएगा, मेरे को पता है हर बार हुआ है वो। तो हटा दिया होगा इस बार, पिछले साल था, इस साल हटा दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो हो सकता है बी को ए कर दिया हो कुछ कन्वर्जन करके, 80A नहीं 80GGA होगा उसके हिसाब से, हो सकता है। अगर लगने लायक होता तो लिस्ट में होता बेटा। अब हम लोग एक एक करके इन सेक्शंस का एक्सप्लेनेशन पढ़ते। सबसे पहला है 80CCC। बात क्या हुई थी, छोड़ो 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 जॉब। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल।
दिस सेक्शन इज नॉट मेड फॉर पार्टनरशिप फॉर्म HUF कंपनी एक्सेप्ट। क्या लगता है पेंशन कौन उठाता है, एक आदमी की एक कंपनी? एक आदमी, इंडिविजुअल। इसीलिए सेक्शन भी किसके लिए है? सिर्फ इंडिविजुअल। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड क्या है? इंडिविजुअल डिपॉजिट्स एन अमाउंट इनटू एनी एन्युटी प्लान और पेंशन स्कीम ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी। तुम अगर किसी इंश्योरेंस एजेंट से बात करोगे कि भाई मेरे को कोई एन्युटी प्लान या इंश्योरेंस या पेंशन स्कीम दे दो, तो बोलेगा कि आप 10 साल तक हर महीने 5-5 हजार 10-10 हजार जमा करते रहिए, फिर आपको 5 साल कुछ नहीं जमा करना पड़ेगा, फिर 15 साल कंप्लीट होते ही 16वें साल से आपको हर साल 3 लाख रुपया देंगे, हर साल 1 लाख रुपया देंगे। ऐसा कर, जब तक आप जिएंगे तब तक आप 1-1 लाख रुपया लेते हैं। ऐसा बोलता है, ऐसा स्कीम बनता है। तो ऐसी किसी इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम में आप पैसा जमा करोगे तो जितना पैसा आप जमा करोगे वो अमाउंट और 1.5 लाख दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उतना अमाउंट माफ। तो मान लो सपोज करो मिस्टर ए कोई बंदा है जो 5,000 रुपया हर महीने पेंशन स्कीम में डालता, तो 12 महीने में 60,000 डालेगा, तो यहाँ 1.5 लाख और 60,000 विच एवर इज लोअर। लोअर कौन हुआ? 60,000। तो यहाँ पर हम लोग 80cc में हम लोग यहाँ पर -60,000 करें, तो 8,40,000 में से CCC का 60,000 माइनस करके जो बचेगा उसको टैक्स देंगे। That's it. कोई कंफ्यूजन? पक्का से? फिर से बोलूं, आप एक इंडिविजुअल हो तो ही ये सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट है। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी की किसी पेंशन स्कीम में रुपया जमा करना। आप एक साल में जितना रुपया जमा करोगे वो अमाउंट और 1,50,000 कंपेयर किया जाएगा। तो स्मॉलर अमाउंट विल बी अलाउड एज रिडक्शन। उतने की इनकम पे आपको टैक्स नहीं। तुरंत याद हो, मैंने इसीलिए तो देखो ना सबका तो नाम वैसे सजा के दिया तेरे। पेंशन कब से शुरू होती है? मुन्ना जॉब छोड़ने के बाद से। इसलिए जॉब छोड़ने का सेक्शन ही छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जॉब छोड़ो। याद होगा, कल तक तुमको सब याद रहेगा, देखना। अरे आई एम वेरी श्योर डम से डम स्टूडेंट को याद हुआ, तुमको कैसे याद नहीं होगा? इतने डम थोड़ी हो तुम। डॉक्टर का खर्चा कौन सहे? मेडिकल इंश्योरेंस। ये सेक्शन किनके लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, दोनों के लिए एप्लीकेबल। मतलब एक इंडिविजुअल और एक HUF दोनों इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते। करना क्या पड़ेगा? इंडिविजुअल के केस में सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट। कौन कौन? सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट। इन तीनों के लिए ज्वाइंटली हो चाहे इंडिविजुअल पॉलिसी हो, मैटर नहीं करता। कोई भी मेडिकल प्रीमियम हम भरेंगे तो जितना प्रीमियम भरेंगे वो और 25,000 दोनों में से जो लोअर होगा वो तुम्हारे खिलाफ डिडक्शन नहीं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम डिपॉजिटेड और 25,000 विच एवर इज लो। इसके अलावा इन्होंने और बोला है, अगर आप किसी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हो, कौन सी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम? सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में, मतलब मोदी जी के बनाए हुए किसी भी हेल्थ स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो, प्रीमियम भरते हो, तो सर वो उसमें भी आपको जो भी अमाउंट है वो डिडक्शन मिलता है। कोई दिक्कत? बहुत प्रॉब्लम? बिल्कुल भी। ठीक है। इसके अलावा आप अगर हेल्थ चेकअप के पीछे एक्सपेंडिचर करते हो अप टू 5,000, मतलब 3 चीजें हो गई। आप मेडिकल पॉलिसी ले रहे हो, दूसरा आप गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी हेल्थ स्कीम में पैसा डाल रहे हो, और या फिर आप अपने जो होता है ना रूटीन चेकअप जिसको हम लोग बोलते हैं, रूटीन चेकअप के पीछे आप अगर एक्सपेंडिचर करते हो तो एक साल में 5,000 तक क्वालिफाई। इन तीनों में जितना पैसा खर्च हुआ उसका टोटल और 25,000 दोनों में से जो छोटा अमाउंट होगा उतना आपको डिडक्शन। तुम गवर्नमेंट का मोटिव देखो कितना अच्छा है। सपोज करो तुम 70,000 रुपया महीना कमाते हो, 70,000 पर मंथ। आज अगर मैं अपना फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस इस साल लैप्स हुआ, इसके पिछले साल तक 10 साल तक कंटिन्यूअसली चल रहा था, 12,000 रुपया प्रीमियम है साल का, मंथली 1,000 रुपीज।
अगर मैं 1000 रुपया हर महीने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पे करता, तुम प्रैक्टिकली सोच के देखोगे, मेरा उसमें मेरी फैमिली का चारों मेंबर, मतलब मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, चारों मेंबर का 3 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज। अगर मैं 2000 पर मंथ करके भरूं, 24,000 भरूं, तो मेरा इंश्योरेंस कवरेज करीब करीब 10 लाख रुपया हो। अभी 2 साल करने के बाद में जो फाइनेंशियली सबको ही थोड़ा थोड़ा टेंस हुए, ऐसे में अगर 5 लाख 6 लाख का अगर मेडिकल बिल आ जाता है कोई कारण, मुझे या वाइफ को या बच्चे को, किसी को भी कुछ भी हो, we will have either borrowings or we will have to lose the person। दो में से कोई एक चीज, या तो बोरो करो या फिर इंसान को खो। गवर्नमेंट का पूरा पूरा ये फोकस है कि एक कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन जो अच्छा और बुरा होता है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ सेक्शन में, और आपका लाइफस्टाइल सेक्शन जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो सेक्शन है, वो भी किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक मिडिल क्लास आदमी और लोअर मिडिल क्लास आदमी मेडिकल एक्सपेंडिचर के चलते हमेशा क्राइसिस में आता है। जिस मिडिल क्लास फैमिली पे मेडिकल एक्सपेंडिचर का प्रेशर आ जाता है, वो मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो जाती है पूरी तरह से। ऐसे में इंश्योरेंस लेना, खास करके लाइफ इंश्योरेंस से भी ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना इज मोर रेलेवेंट फॉर एवरी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली। छोटे अमाउंट का ही सही, पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरना चाहिए, मेडिकल पॉलिसी लेनी चाहिए। इट्स अ गुड हैबिट, इट ऑलवेज सेव्स यू फ्रॉम द बिग मेडिकल एक्सपेंस। ऐसे में अगर आप ये पॉलिसी लेते हो तो यू आर टेकिंग अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस ऑफ मनी, फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यू। ये आप करवाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, हम मेडिकल प्रीमियम भर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है, कुछ होता ही नहीं है। पर जब होता है ना, तब वो पूरा का पूरा ब्लैंक कर देता है आदमी को। आई हैव गॉन थ्रू दिस मेनी टाइम। तो फिर ऐसे केस में जो मेडिकल प्रीमियम भर रहे हो, ये आपको, आपके फैमिली को फाइनेंशियली, मेंटली, दोनों तरीके से सिक्योर करना है। तो अगर आप ये करते हो तो ये एक अच्छी आदत है, इसका कुछ तो फायदा आपको मिलना चाहिए। जितना प्रीमियम आप भरोगे उतने की अमाउंट पर आपको टैक्स देने की जरूरत है। गवर्नमेंट बोलते आप ये करो, ये आप करते हो तो हम आपको उतनी, जितना खर्चा लग गया आपका मेडिकल प्रीमियम का, वो आपका ड्रॉइंग था, पर्सनल एक्सपेंस था, उस पर तो कोई टैक्स डिडक्शन बनता नहीं था। गवर्नमेंट बोलती नहीं, हम देंगे, लेस कर लो, इनकम में से टैक्स नहीं देना। कोई इशू, कोई परेशानी? 25,000 लिखा तो है उन्होंने, कहाँ सो रहा है? क्या बोला बता कि कोई लिमिट नहीं है? ऐसा बोला मैंने? उतना और 25,000 दोनों में? 25,000 का प्रीमियम भरेगा साल का ना, बना तुम्हारा 1 करोड़ का इंश्योरेंस मेडिकल, समझा? तो बेवकूफ थोड़ी है। इज दैट ओके? क्लियर है? 80D का पहला क्लास। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो उसका अलग से अमाउंट 25,000 रुपए का और लिमिट। समझ रहे हो? फैमिली के लिए, फैमिली का मतलब मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 माइनर बच्चे, डिपेंडेंट बच्चे। मेजर माइनर नहीं लिखा है यहाँ पर, सी यहाँ पर नहीं लिखा है कि माइनर चिल्ड्रन, डिपेंडेंट लिखा है। हाँ, बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर तुम आज के डेट में माइनर नहीं रहे, मेरे ख्याल से 20 के आसपास आ गए हो, तो यू आर नो मोर अ माइनर। लेकिन फिर भी तुम्हारा मेडिकल प्रीमियम पापा भरेंगे अगर, तो वो चलेगा, वो क्लेम क्वालिफाई करेगा, 80D में क्वालिफाई करेगा। लेकिन वंस यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहे पैसे से, तब उस केस में तुम्हारी जॉब लग जाएगी या तुम कमाने लगोगे किसी दूसरे सोर्स से, तो तुम डिपेंडेंट नहीं रहे, तो फिर उस केस में तुम्हारे पापा को तुम्हारे मेडिकल प्रीमियम भरने से डिडक्शन नहीं है। तो आज अगर मेरे पापा मेरे लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने पापा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरता हूं तो मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स के बगल में डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं लिखा। तो मेरे पापा चाहे करोड़पति भी हो, मैटर नहीं करता, अगर मैं उनका मेडिकल प्रीमियम भरूंगा तो मुझे डिडक्शन मिलेगा। समझ आई बात? पेरेंट में फादर मदर दोनों आते हैं,
ओनली फादर, ओनली मदर या दोनों, जितना मैं प्रीमियम भरूंगा वो अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लोअर शैल बी इंडिविजुअली 25, वाइफ बच्चों के लिए और मेरे लिए 25 अलग, पापा मम्मी के लिए 25 अलग, इसलिए ब्रदर सिस्टर इंक्लूड नहीं। फिर इन्होंने एक और बात बोली कि इफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अ सीनियर सिटीजन देन लिमिट इज एक्सटेंडेड टू 50,000। जैसे आज मेरे पापा का एज 64 है, मैं पापा के लिए मेडिकल प्रीमियम भरता हूँ अगर, तो मुझे 50,000 तक का पापा के लिए मिलेगा, 25,000 तक हमारी बाकी वाइफ बच्चों के और मेरे मिलाकर 75,000 तक का मैं डिडक्शन किया। समझ आई बात? ठीक है। और जैसे मान लो मैं मेरी वाइफ और बच्चे सभी माइनर है, मैंने सीनियर सिटीजन नहीं है, 60 से नीचे है, लेकिन पापा 60 से ऊपर है, तो यहाँ का लिमिट 25, यहाँ का लिमिट 50, 60 प्लस लिमिट 25 से बढ़ के 50। ठीक है। If any individual HUF has not made any medical policy and has to incur medical expenditure for self, spouse, dependent, children or parents, actual amount spent or 50,000 whichever is lower shall be allowed at deduction। आज हमने इंश्योरेंस नहीं करा के रखा है मान लो और अचानक से कोई ऐसा मेडिकल इशू आ गया, तो जितना अमाउंट मैंने खर्च किया खुद के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, जो भी खर्च करूंगा वो अमाउंट और 50,000 whichever is lower shall be allowed as। ठीक है। HUF के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, फैमिली की किसी भी मेंबर के लिए पॉलिसी करवाएंगे डिडक्शन मिलेगा। कितना? एक्चुअल अमाउंट पेड और 25। ठीक है, सेम कॉस्ट रहेगा हमेशा। एक लास्ट कंडीशन क्या थी? लास्ट कंडीशन ये थी कि भैया जो पेमेंट करोगे मेडिक्लेम प्रीमियम का वो कैश में नहीं होना चाहिए, वाया बैंक होना चाहिए। आप आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, यूपीआई करो, चेक से पेमेंट करो, बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर करो, बट वाया बैंक होना चाहिए। कैश पेमेंट करोगे एटीडी में डिडक्शन नहीं। सर 12,000 का प्रीमियम एजेंट को जाके कैश में पकड़ा दिया,